हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग द्विघात समीकरण की पहली एक्सरसाइज 4.1 को आज कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत ही बेहद आसान एक्सरसाइज है बच्चों। यहां पर हमसे पूछा जाएगा कि दिया गया समीकरण द्विघाती समीकरण है या नहीं। बिल्कुल बेसिक बात है बच्चों, दिया गया समीकरण द्विघाती समीकरण है या नहीं। फिर एक दूसरा प्रश्न आपसे यह भी पूछा जा सकता है इस एक्सरसाइज में कि जो इबारती प्रश्न हैं, इन इबारती प्रश्नों को अपनी समस्या को द्विघात समीकरण के रूप में बनाना है। ठीक है, अच्छे से रीड करके हमें दो घात समीकरण बनाना होगा। जो प्रश्न कहता है उसकी शर्तें हमें मान के हम दो घात समीकरण को बनाएंगे। दो टाइप के आपके क्वेश्चन होंगे बच्चों। यहां पर द्विघात समीकरण को हल नहीं करना है। इससे आगे जब हम लोग पहुंचेंगे दो घात समीकरण का हल सीखेंगे एक्सरसाइज 4.2 में। ठीक है बच्चों, तो यहां पर बिल्कुल छोटी एक्सरसाइज है बच्चों। इससे पहले हमने उदाहरण आपको बताए हैं कि द्विघात समीकरण को हम कैसे पहचानते हैं। जो उदाहरण थे वो भी हमने कंप्लीट किए हैं और इसी के साथ साथ में कुछ इबारती भी प्रश्न थे, उनको द्विघात समीकरणों में बदलना भी वहां पर हमने सिखाया इससे पहले वाले वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि वो आपने अब तक पढ़ लिए होंगे, कंप्लीट कर लिए होंगे। यदि वो पढ़ लिए हैं बच्चों तो बड़े आराम से इस एक्सरसाइज को 4.1 एक्सरसाइज को आप कर पाएंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। तो बच्चों, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। यहां पर बहुत ढेर सारे समीकरण दिए गए हैं, 1 2 3 4 8 प्रश्न दिए गए हैं, 8 समीकरण दिए गए हैं। सभी को हमें ये चेक करके देखना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अपनी नंगी आंखों से आप देख सकते हो। कैसे भाई, समीकरण देखने में अगर ऐसा लग रहा है कि उस पर अधिकतम x या चर की दो घात है तो उसको हम दो घाती समीकरण लिखते हैं, है ना। या फिर उसका मानक रूप होना चाहिए, मतलब ax² + bx + c = 0 के रूप का अगर समीकरण मिलता है तो अभी उसको हम सीधा दो घात समीकरण लिख देते हैं। भाई x पर स्क्वायर है मतलब अधिकतम दो घात होनी चाहिए, सीधी बात है। बस यहां पर इसी बेस पर हमें इन सभी प्रश्नों को हल करना है। हमें समझना है कि यहां पर दो घात है या नहीं। प्रश्न है हमारा x + 2 का होल स्क्वायर और ये बराबर में दिया गया है 2 इंटू ब्रैकेट में x - 3। ये आपका पहला समीकरण दिया गया है और इसको हमें ये चेक करके देखना है कि दो घात समीकरण है अथवा नहीं। क्या करना है बच्चों, थोड़ा सा और आगे इसको बढ़ाएं। यहाँ a + b का होल स्क्वायर लिखा है। देखो किस रूप में है, a + b का होल स्क्वायर। पता है ना क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर होता है बच्चों a का स्क्वायर, ये a है ये b है ना। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करोगे तो बच्चों 1 ही आएगा। प्लस यहाँ पर दोनों का गुणा करके दूना कर लेते हैं तो 2x लिखना है। कंप्लीट बात हो गई। a + b का होल स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस इन दोनों के गुणा का दूना। क्लियर बात है। आगे बढ़ाओ, बराबर का निशान है और यहां दो अंदर इस ब्रैकेट में 2 का गुणा कर दें तो यहां से मिल जाएगा 2x - 2 का 3 में गुणा 2 × 6। क्लियर बच्चों, इतनी बात एकदम समझ में आई होगी। यहां से थोड़ा और आगे देखो तो x² तो ठीक है। यहां आप ध्यान से देखो 2x और ये 2x कैंसिल हो जाएगा, या इसको ऐसे भी कह सकते हो 2x इधर ले आओगे, 2x में से 2x घटेगा, शून्य हो जाएगा। ठीक, अब बचेगा कितना बच्चों, यहां पर प्लस में 1 है, ये माइनस का 6 इधर ले आओगे, प्लस का 6 बराबर में 0। अब यहां से आप देख सकते हो x² प्लस में 7 बराबर 0। बच्चों ये आपका द्विघात समीकरण है। क्यों है, क्योंकि यहां पर आपने देखा कि चर पर अधिकतम दो घात है। चर पर अधिकतम दो घात वाला समीकरण ही द्विघात समीकरण कहलाता है, जिसका रूप क्या होता है बच्चों, ax² + bx + c = 0। ये रूप होता है बच्चों। यहां पर ये नहीं दिखाई दे रहा है कि ये रूप क्या एक ही है। वास्तव में एक ही रूप है। थोड़ा सा अगर इसको इस रूप में लिखना चाहें तो थोड़ा बदलना पड़ेगा। यहां देखो x² तो बिल्कुल ठीक है। यहां ये आपका जो लिखा हुआ ना, ये देखो ध्यान दें, यहां पर बच्चों जो x² लिखा है ये तो आपका बिल्कुल ठीक लिखा है, लेकिन ये b वाला जो x का गुणांक है ना वो नहीं है। तो यहां पर इसको ऐसे लिख दे 0 × x। क्या किसी को कोई समस्या है? 0 × x का मतलब तो 0 ही हुआ ना, और प्लस 7 तो बिल्कुल ठीक अपनी जगह लिखा है, बराबर 0। बच्चों ये तो देखो अब एकदम सीधा सीधा इसका रूप एक ही दिखने लगा कि नहीं, ये और ये रूप एक ही है कि नहीं है। तो इसका मतलब बच्चों ये समीकरण भी आपका द्विघाती समीकरण है।
इसमें भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, यह समीकरण द्विघातीय समीकरण है। यह समीकरण क्या है बच्चों, द्विघातीय समीकरण है। ठीक है, यहां से हमसे यही बात पूछी गई थी कि द्विघात समीकरण है या नहीं, तो आपको क्या लिखना है, द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसका रूप ax² + bx + c = 0 के रूप का है। ठीक है बच्चों, इसी टाइप में ही सारे प्रश्न हैं बच्चों। दूसरे प्रश्न का देखो, यहां पर दूसरा प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से समझो। यहां पर बच्चों दूसरा प्रश्न है, उसमें इस प्रकार से समीकरण लिखा हुआ है, लिखा है x² - 2x, x² माइनस में 2x, और इसके बाद में बराबर में लिखा है -2 बराबर -2 इंटू ब्रैकेट में यहां लिखा है 3 - x। बच्चों यहां देखो, ये द्विघात समीकरण है या नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा आगे जैसे ही बढ़ाएंगे तो यहां पर एकदम बढ़िया सा रूप समझ में, ये वाला रूप समझ में आ जाए तो समझो लिखना है द्विघात समीकरण है। तो बच्चों यहां से देखो x² ठीक है, माइनस में 2x ये भी ठीक है, यहां पर बराबर के बाद -2 लिखा है, इस -2 का इस ब्रैकेट में अंदर गुणा करोगे तो माइनस का 2 या 6 लिखना है, यहां माइनस माइनस का गुणा प्लस लिखना है, 2 का x में गुणा हम 2x लिख लें। ठीक है बच्चों, इसको हम और थोड़ा आगे बढ़ाएं तो ये x² अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, यहां 2x को इधर ले आओ बच्चों, ये माइनस का 2x तो लिखा ही लिखा है ये वाला, इसको और इधर ले आओगे तो यहां पर -2x हो जाएगा, यहां -6 इधर आएगा, प्लस का 6 लिख दें, अब इधर तो कुछ नहीं बचा, बराबर 0 लिख दें। ठीक है, अब यहां पर देखो ये x² है, 2x माइनस का है, 2x माइनस का है, यहां इन दोनों को जोड़ोगे तो माइनस का 4x हो जाएगा, प्लस 6 अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, बराबर 0। बच्चों ये देखो द्विघात समीकरण है या नहीं, एकदम बढ़िया सा, ये तो आपका बिल्कुल मानक रूप में लिखा है, ax² + bx + c = 0 के रूप का है। ठीक है, इसलिए आपको लिखना है यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, द्विघात समीकरण है। बच्चों यहां पर कोई समस्या हो तो बताओ, है ना। आपको बिल्कुल एकदम सिंपल सी बात है कि प्रश्न को देखो, थोड़ा सा आगे हल करो समीकरण को, और यदि इस फॉर्मेट में आता है कि ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में आता है तो हमारा समीकरण द्विघातीय समीकरण लिखना ही लिखना है। ठीक है, इस रूप में अगर आता है तो हमें लिखना है द्विघात समीकरण है। ठीक है, मतलब ऐसे भी हो सकता है कभी कभी मानक रूप में ना होके ये वाला पद ही ना दे, लेकिन x पर स्क्वायर होना जरूरी है बच्चों। x पर अगर स्क्वायर होता है, जैसे कि इसमें है देखो x पर स्क्वायर है ना, तो ये bx वाला पद नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन x पर स्क्वायर है ना, x पर यदि स्क्वायर वाला पद मिलता है, बाकी दो पदों में से आगे ये पद ना हो कोई बात नहीं, ये पद ना हो कोई बात नहीं, अकेला ही अगर ये पद है x² = 0 लिखा है बच्चों, इसको भी हम द्विघातीय समीकरण कहते हैं। ठीक है, मतलब जो चर है ना उस पर 2 घात होना चाहिए, बस सिंपल सी बात है। ठीक है बच्चों, तो ये दूसरा इसका भाग था। तीसरा भाग देखते हैं बच्चों, यहां पर तीसरा भाग क्या है, जल्दी से नोट भी करते जाओ बच्चों। ऐसा नहीं है कि भाई आप देख रहे हो, केवल देखने से बात नहीं, आपको नोट करना है सब कुछ एकदम बढ़िया से, एक एक करके सारे प्रश्नों को नोट करना है। और अच्छे से नोट्स जब बनाओगे, कभी लगता है कि भाई हमें कुछ समस्या लग रही है तो बच्चों देख सकते हो आप अपनी बुक, अगर आपकी कॉपी में नोट है सब प्रश्न तो आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या है बच्चों, यहां पर तीसरा इसका भाग कितना है, पहले प्रश्न का तीसरा भाग देखो, यहां पर पहले भाग का जो तीसरा प्रश्न है वो इस प्रकार से लिखा है कि x - 2 और यहां पर x + 1 बराबर में लिखा है x - 1 इंटू में x + 3। यहां देखो बच्चों, यहां इसको समझो क्या लिखा है, यहां पर हमसे कहता है कि द्विघात समीकरण है या नहीं, जांच करिए, तो कर लेंगे बिल्कुल। यहां इन दोनों का गुणा कर लो बच्चों। ठीक है, इन दोनों का कैसे गुणा करोगे, यहां x का पहले x में गुणा x² होता है, x का 1 में गुणा करना है, प्लस का x लिखना है। अब -2 की बारी है तो -2 से x का गुणा करोगे -2x, और -2 में +1 का गुणा -2 लिखना है। ठीक है, आगे देखो बराबर का निशान लगाओ, इनका भी आपस में गुणा कर दें, x का x से गुणा x², x का +3 से गुणा +3x लिखना है, -1 का गुणा करोगे तो माइनस का x, माइनस का ही 3 मिल जाएगा, 1 या 3। ठीक है बच्चों,
यहां आपको बिल्कुल एकदम सीधा सीधा एक्स स्क्वायर वाला पद कैंसिल दिख रहा है। तो बच्चों जब एक्स स्क्वायर का पद ही नहीं रहा तो समझो फिर एक्स स्क्वायर का पद बिना वाला समीकरण क्या कहते हैं, उसको द्विघात नहीं कहते हैं, सीधी बात है। एक्स स्क्वायर खत्म मतलब द्विघात खत्म। अब यहां देखो इसको लिख दें सरल करके, बात अलग है। यहां देखो एक एक्स है, यहां 2x घट जाएगा तो माइनस का 1x बचेगा, माइनस का 2। यहां पर भी आप देख सकते हो 3x में से 1x घटा के 2x लिख देना है, माइनस का 3। इधर सब ले आए तो इस प्रकार भी लिख सकते हो, माइनस में x माइनस का 2x, देखो माइनस का x, इधर ले आओगे माइनस का 2x, ये इधर ले आओगे प्लस का 3 हो जाएगा। माइनस में 2 पहले से लिखा है, अब इधर कुछ नहीं बचा, बराबर 0 लिख सकते हो। यहां पर माइनस में 3x, माइनस का 1 माइनस का 2, तो माइनस में 3x और यहां से प्लस 1 बराबर 0। हम यहां से देख पा रहे हैं ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहां पर जो चर है उसकी अधिकतम घात 2 नहीं है। मतलब ऐसा भी कह सकते हो कि जो ax स्क्वायर, क्या लिखना है, जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं है, रूप में नहीं है। बच्चों इस रूप में नहीं है तो इसका मतलब यह द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है बच्चों, इतनी बात लिखनी है। मेरे ख्याल से यहां भी तुम किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, बस थोड़ा सा जो प्रश्न दिया जाए ना, जो समीकरण दिया जाए उसको थोड़ा आगे हल करके ले आओ, और यदि इस फॉर्मेट में आ जाए तो हमें लिखना है द्विघात समीकरण है, और इस फॉर्मेट में ना आए तो हमें लिखना है द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर बच्चों? तो ये भी आपका हो गया तीसरा प्रश्न। बच्चों यहां से 8 प्रश्न पूछे गए हैं, बिल्कुल एकदम सिंपल सिंपल से सारे प्रश्न हैं, एकदम सिंपल हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी टाइप का आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना है, कर सकते हो बड़े आराम से। क्वेश्चन नंबर 4 भी आप कर सकते हो। ठीक है, वैसे तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो। ठीक है, चलो हम करके दिखा देते हैं। 5वां प्रश्न देखो बच्चों, यहां से 5वां समीकरण ऐसा दिया गया है कि 2x माइनस में 1 इंटू में दिया गया है x माइनस में 3 और बराबर में यहां दिया गया है x प्लस 5 और इंटू में दूसरे वाले ब्रैकेट में x माइनस 1। इसको हमें बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं, जांच करके बताना है द्विघात समीकरण है या नहीं। बच्चों इसको हल करते करते हम अगर पहुंचे इस रूप में, किस रूप में कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का अगर हमारा फॉर्मेट बनता है तो हम लिख देते हैं द्विघात समीकरण है। तो इसको हल करो बच्चों, 2x से x का गुणा मतलब 2x स्क्वायर लिखना है, 2x से -3 का गुणा माइनस में 6x हो जाएगा। देखो 2 या 6 माइनस का है ना, तो माइनस का 6x लिखना है। फिर इसके बाद में देखो -1 से गुणा करो तो माइनस का x माइनस माइनस प्लस 1 का 3 में गुणा 3 लिखना है। ठीक है बच्चों, यहां भी इसी प्रकार गुणा करो, x से x का गुणा x स्क्वायर हो जाएगा, x से -1 का गुणा -1x लिखना है, प्लस यहाँ 5x लिखना है, माइनस का 5 एकम 5। क्लियर बात? अब बच्चों यहां से देखो इन सबको इधर ले आओ, सबको इधर ले आओ, या फिर एक स्टेप और आगे बढ़ाना चाहो तो ऐसे कर लो, 2x स्क्वायर है, यहां माइनस में 6 और माइनस का 1 दोनों है माइनस में, इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस का 7x हो जाएगा। माइनस में 6x माइनस का 1x माइनस 7x लिखें, प्लस 3 हमें ज्यों का त्यों लिखना है। अब यहां पर बराबर के बाद देखो x स्क्वायर लिखा है, यहां 5x प्लस का है, 1x माइनस का है, तो प्लस में कितना बचाएगा 4x और माइनस 5 हमें ज्यों का त्यों। ठीक है, अब हम सब पद इधर ले आएंगे, बराबर 0 कर लें। तो यहां आप देखो ध्यान दें, ये 2x स्क्वायर है, इधर x स्क्वायर को ले आओगे तो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घट जाएगा तो 1x स्क्वायर बचेगा। बोलो बच्चों ठीक है, 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटाएं तो 1x स्क्वायर बचेगा। फिर यहां देखो माइनस में लिखा है 7, यहां 4 इधर ले आओ, चलो पूरी बात लिख के दिखाएंगे, ऐसे नहीं। ठीक है, 2x स्क्वायर ज्यों का त्यों लिखें, इधर x स्क्वायर को ले आओगे तो माइनस का 1x स्क्वायर लिखना है, माइनस 7x ये अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, 4x इधर ले आओगे तो माइनस का 4x हो जाएगा, प्लस है ना, इधर ले आओगे माइनस का हो जाएगा, प्लस 3 हमें यहां से दिखाई दे रहा है ज्यों का त्यों, लेकिन 5 को -5 को इधर ले आओगे तो माइनस वाला प्लस में बन जाता है, प्लस का 5 बनाना देना है और बराबर 0। ठीक है, अब बच्चों यहां से 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटाओ तो 1x स्क्वायर बन जाएगा, -7 -4 माइनस का 11x लिखना है। ठीक है, माइनस के ही दोनों पद हैं, जुड़ जाएंगे, माइनस का 11x लिखना है,
3 5 दोनों प्लस में है तो 8 लिखना है बराबर 0। बच्चों यहां पर आपने देखा कि ये समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, रूप में है, इसलिए आपको लिखना है अतः यह क्या है बच्चों, यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, द्विघात समीकरण है, ये आपको लिख देना है। क्लियर बच्चों, एकदम क्लियर है। सारे प्रश्न इसी टाइप के हैं, कुछ भी नया नहीं करना है, बस ये आपको ये देखना है लास्ट में कि इसका जो फॉर्मेट है क्या ये वाला है कि नहीं, दो घात का मानक रूप है या नहीं, मतलब x पर अधिकतम दो घात है या नहीं। यदि x की अधिकतम घात 2 वाला समीकरण मिलता है तो आपको लिखना है द्विघात समीकरण है। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो और भी आगे देखो, समझो बच्चों। इसके बाद मेरे ख्याल से ये हमने 5वां प्रश्न आपको करवाया। इसके बाद आप 6वां प्रश्न की बात करें तो 6वां प्रश्न भी बिल्कुल एकदम आसान प्रश्न है, इसको भी आप कर सकते हो। यहां पर 6वें प्रश्न में देखो ध्यान दें, 6वां जो प्रश्न है बच्चों उसमें थोड़ा सा जो प्रश्न लिखा है उसको थोड़ा समीकरण को और आगे बढ़ाना पड़ेगा। देखो 6वां जो है ना उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और ये बराबर में दिया गया है x माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पर 3x है प्लस में 1 है, यहाँ होल ऑफ स्क्वायर इसका आप तोड़ो। पहले क्या करोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आपको लिखना है x का स्क्वायर प्लस यहाँ 2 का स्क्वायर 4 लिखना है, माइनस इन दोनों का गुणा का दूना 4x लिखना है। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर वाला पद बच्चों कैंसिल हो रहा है, मतलब एक्स स्क्वायर खत्म, मतलब दो घात खत्म। अब दो घात रहे ही नहीं, बिल्कुल एक घात का समीकरण हो गया ये बच्चों। माइनस का 4x इधर ले आओगे, 4 और 3 7x लिखना है, यहाँ 4 इधर ले आओगे, माइनस का 4 हो जाएगा, इसमें से 1 चला जाएगा तो माइनस का 3 लिखना है बराबर 0। यहां पर लिखना है यह समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं है, रूप में नहीं है। तो अगर इस रूप में नहीं है तो इसका मतलब अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, द्विघात समीकरण नहीं है, बस इतनी बात लिखनी है। ठीक है बच्चों, यहां हमने चेक कर लिया कि ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखो बच्चों हम और आगे वाले प्रश्न की बात करें। 7वां प्रश्न पे देखो, 7वां प्रश्न जो है ना उसको आप ध्यान से समझो, ये भी आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। देखो ध्यान दें, 7वां प्रश्न की बात समझो, यहां पर जो 7वां समीकरण दिया गया है उसको समझो ध्यान से। यहां पर बच्चों 7वें प्रश्न में इस प्रकार से दिया गया है समीकरण आपका x प्लस 2 और इसमें दिया गया है होल ऑफ क्यूब और बराबर में यहां दिया गया है 2x इंटू ब्रैकेट में 2x इंटू ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1। ऐसा देखो हमें समीकरण में दिया गया है बच्चों। इसको भी हल करके हमें देखना है कि द्विघात समीकरण का रूप दिखाई दे रहा है या नहीं। यहां पर इसका पहला काम तो यह है क्यूब तोड़ो भाई। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर बच्चों होता है a का क्यूब, मतलब a मतलब x का क्यूब लिखना है, प्लस b का क्यूब, b का मतलब कितना है 2 का क्यूब बच्चों क्या लिखोगे, चलो लिख देते हैं 2 का क्यूब। यहां पर देखो x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस आगे लिखना है 3 इंटू एक्स इंटू 2 ब्रैकेट में x प्लस 2 लिखना है। क्लियर बात है, a प्लस बी का होल क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 a इंटू बी, a प्लस b होता है। ठीक है, बराबर में बराबर का निशान लगाओ। यहां पर इसका अंदर गुणा करें तो 2x का स्क्वायर में गुणा 2x का क्यूब बन जाएगा। यहां 2x का -1 में गुणा करेंगे तो माइनस का 2x बन जाएगा। क्लियर बात होगी बच्चों। ठीक है, और थोड़ा आगे बढ़ाओ तो यहां से हमें देखो ये क्यूब वाला पद इधर ले आना है। यहां लिखा है x क्यूब, यहां 2x क्यूब माइनस में हो जाएगा, ये वाला इधर आएगा, माइनस का 2x क्यूब हो जाएगा। फिर इसके बाद देखो यहां से प्लस में ये 2 का क्यूब हमें 8 लिख देना है, प्लस यहां देखो यहां पर 2 तिया 6x लिखना है, 2 का 3 में गुणा 2 तिया 6x लिखना है, ब्रैकेट में x प्लस 2 लिखोगे और बराबर में यहां पर आपको माइनस का 2। ठीक है, एक पद तो हम पहले ले आए। ठीक है, वैसे हमें दोनों पद ले आना है तो माइनस का 2x है ना, इसको हम इधर ले आए तो प्लस का हमें 2x लिखना है। अब बराबर में इधर कुछ नहीं बचा, 0 बच गया। ठीक है,
थोड़ा और आगे देखो, यहां से एक्स क्यूब में से 2x क्यूब घटाना है तो माइनस में एक एक्स क्यूब बचेगा, प्लस 8 बिल्कुल ठीक, ये भी आपको ज्यों का त्यों रखना है, प्लस यहाँ 6x का अंदर इन दोनों ब्रैकेट में अंदर गुणा करो, 6x का यहाँ दोनों पदों में गुणा, देखो 6 का x स्क्वायर हो जाएगा 6x स्क्वायर, ठीक है, x का गुणा x स्क्वायर, प्लस यहाँ पर 6 दूनी 12x लिखना है, प्लस 2x और बराबर में 0। इसके बाद बच्चों यहां से देखो माइनस का एक्स क्यूब, यहाँ स्क्वायर वाला कोई पद और नहीं है, 6x स्क्वायर ज्यों का त्यों रखना है, 12x और 2x को योग करके यहां से 14x लिख देना है, प्लस 8 हमारा ज्यों का त्यों बराबर में 0। बच्चों ये आपका समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसका मानक रूप नहीं है। ये दो घात का मानक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। चूंकि यह है समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं है, के रूप में नहीं है। बच्चों ये तो तीन घातीय समीकरण है ना, यहां पर देखो क्यूब लिखा है ना, तो ये क्यूब वाला समीकरण हो गया, मतलब तीन घातीय समीकरण हो गया, इसलिए आपको लिखना है ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं है, अतः यह है द्विघातीय समीकरण नहीं है, दो घात समीकरण नहीं है, ठीक है, घात समीकरण नहीं है, ऐसा आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल एकदम आपको एक ही बात याद रखनी है कि हमें हल करके ये मिल जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का फॉर्मेट मिल जाए तो लिख देंगे द्विघात समीकरण है, अदरवाइज द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो यहां पर मेरे ख्याल से आगे का जो आपका 8वां प्रश्न है इसको भी आप कर सकते हो, बड़े आराम से कर सकते हो, है ना। इसका एक 8वां जो भाग है इसको भी आप कर सकते हो। देखो 8वां प्रश्न यहां पर इस प्रकार से दिया गया है, ये समीकरण है, देखो x का क्यूब, फिर आगे लिखा है माइनस में 4x का स्क्वायर, फिर लिखा है माइनस का x प्लस का 1 बराबर में यहां पर है x माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, इसको हल करके देखो कि भाई ये वास्तव में द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है उस रूप में है या नहीं, मतलब एक्स स्क्वायर वाला पद इसमें है या नहीं, एक्स क्यूब वाला पद यहाँ दिखाई दे रहा है, हो सकता है कभी इसको हल करें तो एक्स क्यूब कट जाए तो स्क्वायर वाला पद बनेगा आपका, हो सकता है। यहाँ पर देखो इसको हल करके देखेंगे, बिल्कुल देखो एक्स क्यूब लिखा है बच्चों, माइनस में 4x स्क्वायर, ये भी ठीक है, माइनस में x है प्लस का 1 है, यहाँ पर तो हम इसको कुछ हल कर नहीं सकते, लेकिन यहाँ x माइनस से 2 का होल क्यूब है, इसका हम प्रसार जरूर कर सकते हैं। तो प्रसार कैसे करेंगे, देखो ध्यान दें, x का क्यूब लिखना है, फिर माइनस 2 का क्यूब लिखना है, फिर माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2 ब्रैकेट में x माइनस 2 हमें इस प्रकार लिखना है। ठीक है, अब देखो x का क्यूब माइनस में 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 बराबर, यहां देखो x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब कितना लिख दें 8, इसके बाद माइनस 2 और 3 का गुणा 6x लिखना है, ब्रैकेट में x माइनस 2 लिखना है। ठीक है, और थोड़ा आगे देखो x क्यूब वाला पद x क्यूब वाले पद से आप कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, तो अब हमें यहां से क्या मिलेगा, 4x का स्क्वायर माइनस में x प्लस 1, ठीक है, बराबर का निशान इधर माइनस में क्या है 8, माइनस का 8 लिखें, यहां माइनस 6x का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 6x और x का गुणा x स्क्वायर लिखना है, ये माइनस माइनस हमें प्लस मिलेगा, 6 दूनी 12x लिख देना है। ठीक है, अब यहां पर इन सभी पदों को इधर ले आओ, बराबर में 0 लिख दें, तो माइनस का 6x स्क्वायर इधर आएगा, प्लस का 6x स्क्वायर, ठीक है, ये 12x इधर आएगा, तो माइनस का यहां लिखना है 12x, यहां पर ये जो बकाया है ना उसको ज्यों का त्यों लिखें, माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1, 8 को इधर ले आओ तो प्लस का 8, और अब यहां क्या बचा 0। ठीक है, यहां देखो 6x स्क्वायर और ये 4x स्क्वायर माइनस का है, तो हमें यहां से 2x स्क्वायर मिलेगा, 6x स्क्वायर में से 4 घटाओ कितना मिलेगा 2x स्क्वायर, और इसके बाद यहां पर देखो माइनस में 12x लिखा है, ये माइनस का 1x है बच्चों, माइनस का 13x हो जाएगा, 12 और 1 13, माइनस का है ना, दोनों जोड़ दें, और यहाँ 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 बन जाएगा, बराबर 0। बच्चों ये तो आपको बिल्कुल एकदम स्पष्ट द्विघात समीकरण दिखाई दे रहा है। आपको लिखना है जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है।
ठीक है, रूप में है, अतः आपको यहाँ पर लिखना है, अतः यह है द्वैघात समीकरण है। ठीक है बच्चों, यह द्वैघात समीकरण है, ऐसा आपको लिख देना है। बिल्कुल एकदम सिंपल सी भाषा है बच्चों। यहाँ पर 8 प्रश्न पूछे गए थे पहले वाले पार्ट में, पहले वाले प्रश्न में 8 भाग आपसे पूछे गए थे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये आपके सारे प्रश्न कंप्लीट हो गए होंगे, है ना, किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं बच्चों। आगे जो आपके प्रश्न हैं, जो आगे प्रश्न हैं वो कुछ इबारत रूप में दिए गए। ठीक है, उनको अच्छे से पहले रीड करना है और फिर इसके बाद में द्विघात समीकरण में बदलना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसके बाद एक और बात बताएं। एक किसी महापुरुष ने बहुत ही अच्छी बात कही है, कहा है सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना। बच्चों आपकी मंजिल क्या है आपको पता होना चाहिए कि आपकी मंजिल है, अभी हमें 100 में 100 नंबर लाना है, ये हमारी मंजिल होती है। ठीक है, तो कहा है सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना ना तोड़ना। आपको सपने, जो आपने सपने सजाए हैं ना, उनको कभी तोड़ना नहीं है, बस उनको संजो के रखना है। आगे कहा है कदम कदम पे मिलेगी मुश्किलें आपको, हर सपने को पाने के लिए समस्या जरूर आती है, लेकिन आपको समस्या से घबराना नहीं है, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन को मत छोड़ना। मतलब आपने जो पढ़ाई का रास्ता चुना है कि हमारा वही सपना, ये पढ़ाई पूरी करेगी, मतलब पढ़ाई को ना छोड़ें, बस पढ़ाई करते रहो, निश्चित रूप से आपका सपना पूरा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं इबारती प्रश्न। तो बच्चों ये है आपका इबारती प्रश्न। देखो दूसरे प्रश्न का पहला भाग यहाँ पर लिखा है द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करिए। यहाँ पर जो हमारा ये लिखा हुआ है ना, यहाँ पर इसको आराम से पूरा पढ़ो और फिर इसके बाद में इसको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्या है बच्चों, आयताकार कोई भूमि का टुकड़ा, भूखंड का मतलब कोई आपका खेत है समझो, है ना, इसमें लिखा है इसका क्षेत्रफल कितना है 528 वर्ग मीटर है। आगे लिखा है क्षेत्र की लंबाई मीटर में कितनी है, चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। जैसा प्रश्न कहता है बिल्कुल वैसे ही करना है, अपने तरफ से कोई भी शब्द नहीं जोड़ना है, बिल्कुल वैसे ही करना है। लिखा है लंबाई कितनी है, लंबाई मीटर में जो है वो कितनी है, चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, ज्ञात करनी है बच्चों। इतना काम है हमारा, एकदम आसान बात है। देखो ध्यान से समझो, यहां पर समझो, अगर हम ऐसे चित्र से बताएं शायद मेरे ख्याल से हो सकता है ज्यादा अच्छा समझ में आ जाए। बच्चों ये आपका आयताकार भूखंड मान लिया, मतलब भूमि का टुकड़ा इतना बड़ा है, इसमें ये वाली भुजा को लंबाई कहेंगे, इस वाली भुजा को चौड़ाई कहेंगे। मान लेते हैं इसकी चौड़ाई x मीटर है। देखो बच्चों ये क्या है, चौड़ाई है, इसको हम मान लें क्या, x मीटर, हमने इसको मान लिया। ठीक है, तो चौड़ाई अगर बच्चों x मीटर हमने मानी तो लंबाई कितनी है, प्रश्न कहता है लंबाई जो है वो कितनी है, चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। चौड़ाई है x, उसका दुगना 2x हो जाएगा, उससे भी 1 अधिक आपकी लंबाई है। ये आपका प्रश्न कहता है लंबाई कितनी है, चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई x है, x का दुगना करोगे 2x हो जाएगी, तो जो चौड़ाई है उसका दुगना से 1 अधिक कर दें तो लंबाई मिल जाएगी। प्रश्न ऐसा कहता है लंबाई कितनी है, चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। तो बस सीधी बात हो गई बच्चों। यहां पर इस प्रकार से लिख सकते हो आप, यहां पर लिखें कि माना भूखंड की चौड़ाई को हमने बच्चों मान लिया कि चौड़ाई जो है वो कितनी है, x मीटर है। ठीक है, अगर चौड़ाई x मीटर है तब प्रश्न के अनुसार लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चों, प्रश्न के अनुसार लंबाई बराबर हो जाएगी चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक। ये हमारी देखो लंबाई बन गई, चौड़ाई है x, इसका दुगना करें 2x हो जाएगी, उससे भी 1 और अधिक, 1 और जोड़ दें उसी में, तो दुगने से 1 अधिक इसकी लंबाई हो गई। लंबाई कितनी हो गई, चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक। तो बच्चों हमें लंबाई और चौड़ाई इसकी दोनों ज्ञात हो गई। अब अगर किसी आयताकार भूखंड की लंबाई भी हमें पता है, इसकी चौड़ाई भी पता है, तो इनका दोनों का गुणा कर दें तो भूखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। आपको यहां पर क्या लिखना है, यहां पर लिखना है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल
बराबर क्या लिखना है, देखो भूखंड का क्षेत्रफल बराबर आपको लिखना है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई लिख देना है बच्चों। यहाँ लंबाई और चौड़ाई हमारे पास दोनों चीजें पता है, और भूखंड का क्षेत्रफल भी हमें 528 दिया गया है, तो आपको लिखना है 528 बराबर लंबाई कितनी लिखनी है 2x + 1 लिख देना है, और चौड़ाई को हमें x लिख देना है। ठीक है, बस समझो दो घात समीकरण आपका तैयार है, बिल्कुल एकदम तैयार है बच्चों। यहाँ क्या करना है, इसका इसमें गुणा करें, 528 बराबर का निशान यहाँ x का 2x में गुणा 2x² हो जाएगा, प्लस यहाँ x का 1 में गुणा 1x हो जाएगा। बस 528 इधर ले जाओ, माइनस का 528 बराबर 0 लिख दें। तो आपको यहाँ इस तरीके से लिख देना है 2x² प्लस x माइनस में लिखना है 528 बराबर 0। ये समीकरण आपका द्विघात समीकरण बनके तैयार हो गया है। बस इसी रूप में आपको देखो द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करिए, आगे हल नहीं करना है बच्चों, हल करना है इससे आगे सीखेंगे हम, एक्सरसाइज 4.2 में सीखेंगे। हमें यहाँ पर आज समीकरण केवल बना के देखना है, द्विघात समीकरण के रूप में। जो यहाँ पर ये आपकी वर्ड प्रॉब्लम लिखी हुई है, मतलब इबारत लिखी हुई है, उस इबारत को हमें दो घात समीकरण के रूप में लिख देना है, बस काम खत्म। ठीक है बच्चों, ये आपका पहला 4.1 एक्सरसाइज का दूसरा प्रश्न का पहला भाग, इसमें 4 भाग पूछे गए हैं, ये आपका पहला भाग है। आइए दूसरा भाग देखते हैं। यहां पर देखो बच्चों सेकंड पार्ट इसका क्या है, लिखा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है बच्चों, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मतलब सीधी बात है 1 2 3 4 बच्चों, ये सभी धनात्मक क्रमागत पूर्णांक कहे जाएंगे। क्रम से आने वाले पूर्णांकों को क्या कहते हैं, क्रमागत पूर्णांक कहते हैं बच्चों। इसमें खास बात है कि एक के बाद एक इसमें जोड़ोगे तो अगला पूर्णांक मिल जाएगा, 2 में 1 जोड़ोगे तो अगला पूर्णांक 3 मिल जाएगा, 3 में 1 जोड़ोगे अगला पूर्णांक 4 मिल जाएगा। मतलब धनात्मक पूर्णांकों को अगर क्रमागत लिखना है तो एक x लिखना है, एक x + 1 लिखना है, मतलब एक जोड़ के आगे का क्रमागत पूर्णांक मिल जाता है। तो यहां पर हमें इस प्रकार से मान लेना है। यहां पर इसको कैसे मानोगे, हम ये मानेंगे कि माना क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, माना धनात्मक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, वो कौन कौन से मानना है, एक मानना है x, दूसरा x + 1, ये आपको 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लिखना है। ठीक है, ये x है, ये x + 1 है। अगर ये 1 है तो ये आपका 1 + 1 मतलब 2 हो जाएगा। यहां पर ये 5 है तो 5 + 1 मतलब ये 6 हो जाएगा, ये 5 तो ये 6, मतलब एक अगला पूर्णांक क्रमागत पूर्णांक कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से क्रमागत धन पूर्णांकों को हमने माना x और x + 1। प्रश्न हमारा ये कहता है कि दोनों का गुणनफल 306 है, तो आपको यहां लिखना है प्रश्नानुसार। बिल्कुल एकदम छोटा सा आसान प्रश्न, बिल्कुल आसान। पहला पूर्णांक x है, दूसरा पूर्णांक x + 1 है, दोनों का गुणनफल बराबर 306, ऐसा प्रश्न कहता है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दोनों का गुणा बराबर 306 है। अब बच्चों ये तो द्विघात समीकरण बिल्कुल एकदम आसान सा बनता दिखाई दे रहा है। तो को x का x में गुणा x² हो जाएगा, फिर x का +1 में गुणा +x हो जाएगा। इधर इसको माइनस का 306 लिख सकते हैं, बराबर बच्चों यहाँ कुछ नहीं 0 लिख सकते हैं। तो बच्चों ये द्विघात समीकरण है या नहीं, क्योंकि ये समीकरण बच्चों ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में है। ठीक है, तो बस यही हमसे पूछा गया है कि ये आपका हमें क्या करके दिखाना है, द्विघात समीकरण के रूप में बना के दिखाना है। तो आपको लिखना है अतः समीकरण x² + x - 306 द्विघात समीकरण के रूप में है। ठीक है, द्विघात समीकरण है, या ये कहें अभीष्ट द्विघात समीकरण, जो हमसे पूछा गया है वह द्विघात समीकरण आपका है। ठीक है, द्विघात समीकरण है। क्लियर बच्चों, यही पूछा गया है कि द्विघात समीकरण के रूप में इस जो हमारा लिखित पढ़त में जो भाषा लिखी है, मतलब इबारत लिखी है, उस इबारत को हमें द्विघात समीकरण में बदलना है। ठीक है बच्चों, क्लियर बात हो गई। तो यहां पर ये दूसरा प्रश्न होगा। आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न बच्चों। ये है बच्चों सेकंड पार्ट इसका, लिखा है रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। कितनी है, 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की मां रोहन से 26 वर्ष बड़ी है।
बिल्कुल ठीक है बच्चों। आगे लिखा है उसकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। बच्चों क्या कहा है, 3 वर्ष पश्चात दोनों की उम्रें निकालें और उनका गुणन बराबर कितना है, 360 हो जाएगा। ये कहता है हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। बच्चों यहाँ पर हम मानेंगे कि रोहन की वर्तमान आयु कितनी है, मान लेते हैं x वर्ष है। क्या लिखना है बच्चों यहाँ पर, माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर मान लेते हैं कितनी, x वर्ष है। ठीक है बच्चों। इसके बाद प्रश्न कहता है कि उसकी मां की आयु कितनी है। मां रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। इसका मतलब यह हुआ कि मां की आयु, रोहन की मां की आयु बच्चों कितनी हो जाएगी, रोहन की मां की वर्तमान आयु बराबर x प्लस 26 वर्ष हो जाएगी। इससे रोहन से 26 वर्ष वो बड़ी है। ठीक है, रोहन की आयु x वर्ष है तो रोहन की मां की आयु कितनी हो जाएगी, रोहन की मां की आयु लिखना है। ठीक है, रोहन की मां की आयु, ठीक है, रोहन की मां की आयु बच्चों कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 वर्ष हो जाएगी। क्लियर है बच्चों। अब इसके बाद प्रश्न कहता है कि अब से, देखो लिखा है उसकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 वर्ष पश्चात दोनों की बात करी जा रही, अब की बात नहीं, अब से 3 वर्ष पश्चात दोनों की उम्र बच्चों कितनी हो जाएगी। तो आपको लिखना है अब से 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु बताओ कितनी हो जाएगी बच्चों, रोहन की आयु कितनी होगी, रोहन की आयु बराबर कितनी होगी। अभी अगर रोहन x वर्ष का है तो 3 वर्ष बाद उसमें 3 जोड़ना है, सीधी बात। अगर आपसे कोई अब पूछता है कि आपकी उम्र इस समय 15 वर्ष है, 3 वर्ष बाद आप कितने वर्ष के हो जाओगे, तो बच्चों आपका जवाब होगा 15 में 3 जोड़ें 18 वर्ष के हो जाएंगे। अभी 15 के हैं तो 3 वर्ष बाद 15 और 3 18 वर्ष के हो जाएंगे। तो बस वही यहां पर आपको अप्लाई करना है कि अब इस समय रोहन की आयु x वर्ष है, 3 वर्ष पश्चात का है या बाद का है, एक ही बात है। पश्चात कहता है 3 वर्ष पश्चात या कहता है 3 वर्ष बाद कितनी होगी, तो आपको जोड़ देना है, बस इतना याद रखो। ठीक है, पश्चात या बाद के लिए जोड़ देना है। 3 वर्ष बाद की उम्र है तो 3 आपको जोड़ देना है। ठीक है, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु और 3 वर्ष पश्चात रोहन की मां की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों, मां की आयु 3 वर्ष बाद हो जाएगी। मां की अभी कितनी है, x प्लस 26 है, इसमें भी आपको 3 जोड़ देना है, तो ये आपकी x प्लस 29 वर्ष की उसकी मां की आयु हो जाएगी। ठीक है, x प्लस 29 वर्ष की उसकी मां हो जाएगी 3 वर्ष बाद। अब ये कहता है कि ये 3 वर्ष बाद की जो आयु है उनका गुणनफल बराबर 360 हो जाता है। तो अब आपको यहां लिखना है प्रश्नानुसार क्या लिखना है प्रश्न के अनुसार कि तीनों इनका दोनों का गुणनफल, किनका, 3 वर्ष बाद की जो आयु है उसका गुणनफल। 3 वर्ष बाद की आयु कितनी है, x प्लस 3 है, और उसके मां की आयु 3 वर्ष बाद की कितनी है, x प्लस 29 है। दोनों का गुणनफल कर दें बराबर में 360 लिख दें। बच्चों ये आपको इसको हल कर देना है, बस समझो अभीष्ट समीकरण हमारा प्राप्त हो जाएगा। इसको देखो x से गुणा करो, x स्क्वायर लिखना है, x का 29 से गुणा करो तो प्लस 29x लिखना है। अब 3 का x में गुणा बच्चों यहाँ से 3x लिखना है। अब 3 का 29 में गुणा करना है, 3 ने 27, यहाँ से 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 87 लिखना है। माइनस में 360 लिख दें बराबर में 0, 360 इधर ले आई। ठीक है, अब यहां से आप देख सकते हो ये x स्क्वायर का पद बिल्कुल ठीक है बच्चों। 29 और 3 दोनों को जोड़ो प्लस के है ना, तो आपको यहां से 32x मिल जाएगा। ठीक है, और यहां से 360 माइनस का है, 87 प्लस का है, तो अब यहां पर माइनस में बचेगा, प्लस का 87 खत्म, माइनस का 360 में 87 घटाओगे, 10 में से 7 घटाओ 3 लिखना है, 5 मतलब 15, 15 में से 8 घटाओ तो 7 लिखना है, और यहां से हमें 273 बराबर में 0। बच्चों ये आपका द्विघात समीकरण है। आपने देखा कि यह
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है। ठीक है, रूप में है। अतः ये समीकरण आपका जो दिखाई दे रहा है ये आपका अभीष्ट समीकरण द्विघात रूप में है। ठीक है, तो यही बच्चों आंसर है। बस दो घात समीकरण के रूप में बना के छोड़ देना है, आगे हल नहीं करना है। ठीक है, यही आपसे प्रश्न पूछता है। क्लियर है बच्चों? तो ये तीसरा प्रश्न हो गया। देखो चौथा प्रश्न भी देखते हैं बच्चों, और ये आपका चौथा पार्ट देखो, ध्यान दें। लिखा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, बिल्कुल ठीक है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, मतलब स्लो चलती, पहले जो चल रही है उससे 8 किलोमीटर प्रति घंटा यदि उसकी चाल कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। बच्चों अगर स्लो चाल कर दी जाएगी, कम चाल कर दी जाएगी, तो निश्चित रूप से दूरी उतनी ही अगर चलनी है तो समय ज्यादा लग जाएगा, बिल्कुल पक्की बात है बच्चों। इसके बाद हमसे कहता है कि हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। हम यहाँ पर मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। बच्चों यहाँ पर मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल कितनी है। इसकी चाल को हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल बच्चों कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा। इसको दूरी कितनी जानी है, मतलब तय की गई दूरी बराबर कितनी जानी है। इसको रेलगाड़ी को x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूरी जानी है, 480 किलोमीटर दूरी चलनी है। ठीक है, अब इस दूरी को चलने में कितना समय लगेगा, आपको यहां लिखना है 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। तय करने में लगा समय बराबर क्या होता है बच्चों, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी उसको कितनी चलनी है, 480 किलोमीटर जाना है। किस चाल से जाना है, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाना है। तो यहां पर कितना समय लगेगा, 480 बटे x घंटे का समय लगेगा। क्लियर है बच्चों बात इतनी। 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी चल रहा है, 480 किलोमीटर। ये रेलगाड़ी कितनी दूरी जा रही है, 480 किलोमीटर जा रही है। किस चाल से जा रही है, x से जा रही है। तो 480 बटे x घंटे का समय लगेगा ये दूरी तय करने में। ठीक है बच्चों, अब प्रश्न कहता है कि यदि इसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो समय जरूर ज्यादा लगेगा, पक्की बात है। तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यहां पर देखो 8 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल कम होती, तो यहां पर आपको लिखना है यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तब चाल कितनी होगी बच्चों, तब चाल उसमें x में से 8 घटा दो भाई, तब चाल x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक है, यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती ऐसा लिख दो, है ना, कम होती, तब चाल कितनी होती, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा होती। तो इसका मतलब इस चाल से 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बताओ कितना होगा। लगा समय बराबर क्या लिखना है आपको, समय बराबर सूत्र वही है, दूरी तो 480 किलोमीटर की जानी है, लेकिन चाल उसकी बदल गई, चाल उसकी x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा की हो गई। ठीक है, तो चाल x माइनस 8 लिख दें तो समय बच्चों इतना लगेगा, आप 480 बटे x माइनस 8 घंटे का समय लगेगा। प्रश्न क्या कहता है, इसी दूरी को चलने में इसने समय अब 3 घंटा अधिक ले लिया। पहले 3 घंटा कम समय लगा था, अब 3 घंटा समय बढ़ गया ज्यादा, क्योंकि उसने चाल कम कर दी। जब स्लो चलोगे तो जरूर दूरी पूरी तय करने में समय ज्यादा लग जाएगा, क्योंकि हम स्लो चले ना, हर धीमे धीमे चले, तो धीमे धीमे चलोगे तो निश्चित रूप से समय आपको ज्यादा लगेगा। तो यहां से कितना समय प्रश्न कहता है, 3 घंटा अधिक समय इसने लिया। मतलब पहले जो समय था उस समय से इस समय से ये 3 घंटा अधिक समय है।
तो बच्चों यहाँ पर अगर दोनों समय को बराबर करना है, ये 3 घंटा अधिक है तो इसको भी 3 अधिक कर दें, दोनों बराबर हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखना है? प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार यहां से देखो ये पहले वाला समय है 4, ये अब वाला समय कितना है 480 बटे में x माइनस 8, इसने ये समय लिया, ठीक है। पहले वाला समय था 480 बटे में x और ये समय कम था, ये समय 3 घंटा ज्यादा है, इसलिए यहां पर पहले वाले समय में 3 घंटा और जोड़ दिया जाए, दोनों समय आपके बराबर हो जाएंगे, ठीक है। ये भी समय है, ये भी समय है, ये समय 3 घंटा ज्यादा है, ये समय 3 घंटा कम है। यदि बराबर करना है तो यहां से 3 इसमें जोड़ दें, दोनों बराबर बराबर, ठीक है। या इसको कुछ ऐसा भी लिख सकते हो, यहां पर देखो 480 बटे में x माइनस 8, यहां इधर ले आओ तो माइनस का हो जाएगा 480 बटे में x और बराबर में यहां से 3, ठीक है बच्चों। इसको और हल करें तो 480 यहां से कॉमन ले सकते हो। देखो 480 अगर कॉमन ले लिया जाए तो 1 बटे एक्स माइनस 8, यहां माइनस 1 बटे एक्स और बराबर में यहां 3, ठीक है बच्चों। यहां से 480 दोनों जगह से हमने कॉमन ले लिए, तो 1 बटे एक्स माइनस 8, यहां माइनस ये कॉमन में चला गया तो 1 बटे एक्स और बराबर में यहां देखो 3, ठीक है बच्चों। इसको हल कैसे करोगे? अब तो बिल्कुल एकदम सिंपल सी बात है बच्चों, यहां से 480 क्या करना है 480 इंटू में एलसीएम x इंटू एक्स माइनस 8, x इंटू एक्स माइनस 8 इसका एलसीएम लें तो यहां से देखो x और फिर माइनस, यहां x माइनस 8 है तो माइनस का गुणा करोगे तो x प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है। और बराबर में यहां लिखोगे 3, यहां x और ये x आपका कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो 480 गुणा में 8, ये देखो 8, ठीक है। और बटे में इनका गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में 8x लिखें, बराबर में यहां 3, इसको भी बटे में 1 लिख सकते हो। यहां से देखो 3 एकम 3, यहां 3 से कैंसिल करो, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 1 0, ठीक है। और बस अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां इक्वेशन मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 8x का 1 में गुणा करना है, बराबर यहां 1 का गुणा इधर करोगे तो 1 का गुणा करोगे 8 में, 8 एकम 8, 8 का 16 में गुणा करना है, 16 8 128 लिखना है, 1 0 बढ़ाओ, ये 0 है ना, 16 का 8 में गुणा 128 और एक साथ में 0 बढ़ा देना है। इधर ले आओ तो माइनस का हो जाएगा 1280, बराबर में लिख दें 0 बच्चों। ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। क्या बन गया? ये द्विघात समीकरण बन गया, जो कि आपका अभीष्ट द्विघात समीकरण है। यही हमसे पूछा गया था बच्चों, ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में दिखाई दे रहा है कि नहीं? दे रहा है ना। तो इसीलिए इसको हमें यहाँ पर द्विघात समीकरण के रूप में बनाना था, वो हमने बनाया। यही अभीष्ट समीकरण है, यही बच्चों इसका आंसर है। क्लियर है? इसको हमें हल नहीं करना है, हल करना आगे सीखेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0, ये हमारा द्विघात समीकरण का रूप है, जो कि हमसे पूछा गया था। तो बच्चों ये इस तरीके से एक्सरसाइज 4.1 में जो क्वेश्चन थे वो आपने कंप्लीट किए। उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। बाय द वे, अगर किसी को कोई भी समस्या है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, ठीक है बच्चों। इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज 4.2 अगली लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अगले लेक्चर में 4.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। उसमें समीकरणों को, द्विघात समीकरणों को हल करना सीखना है कि कैसे हम द्विघात समीकरणों को हल करते हैं। द्विघात समीकरण के हल करने की बच्चों विधियां हैं 3। कौन कौन सी विधियां हैं? पहली विधि है गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करिए। दूसरी विधि है पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण को हल करिए। और तीसरी सूत्र के द्वारा, जिसको श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं, उसके द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना सीखना है आपको, ठीक है। तो इससे आगे वाली एक्सरसाइज है जो 4.2, उसमें हमें गुणनखंड विधि से सीखना है, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करना है। और 4.3 एक्सरसाइज में द्विघाती समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से तथा द्विघाती सूत्र के द्वारा, दोनों विधियों से वहां पर हमें तीसरी वाली एक्सरसाइज में हल करना है, ठीक है बच्चों। तो फिलहाल आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग द्विघात समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो आज का वीडियो बच्चों कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। बाकी किसी प्रकार का कोई डाउट्स है तो भी हमें आप
अपने कमेंट सेक्शन में हमसे आप पूछ सकते हो, अथवा कक्षा गणित इंस्टाग्राम पर भी आप जाकर के वहां से हमसे प्रश्न पूछ सकते हो। बच्चों निसंकोच पूछे, हम हर प्रश्न का आपको जवाब देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।